वैसे आप मूवीज देखकर सिंघम और ऐसी कई मूवीज देख के मन तो करता होगा कि कोई गुनाह कर रहा है तो सीधा इंस्टेंट जस्टिस क्यों ना हो जाए। मन तो होता होगा। और इन मूवीज में कई बार ये दिखाकर शायद परसुएजन और इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं, लोग उसमें ग्रैब में आ भी जाते हैं। पर क्या ये चीज सही है? क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस चीज को अलाउ कर पा रहा है, और उसमें डिफेक्ट्स क्या क्या है जो लोग मजबूर हो जा रहे हैं करने को? प्लस क्या हमारा पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ कहां स्टैंड करता है? आइए इन सभी मुद्दों पे चर्चा करते हैं कि कैसे इसका यूज विदाउट लॉ करना कितना गलत हो सकता है। ये मूवी काफी हद तक इस चीज को दिखाती है, जहां पे काफी डायलॉग्स और लास्ट में जाते जाते सारे पुलिस इकट्ठा हो जाते हैं एक क्रिमिनल को मारने के लिए। और ये कहां तक जस्टिफाइड है ये समझते हैं। सो दिस इज बॉम्बे हाईकोर्ट जज गौतम पटेल, जिनका कहना था, ऑनरेबल जस्टिस गौतम पटेल, हु सेज दैट मूवीज लाइक सिंघम सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट एंड सेंड आउट अ डेंजरस मैसेज। ऐसी मूवीज हैं जो कुछ डेंजरस मैसेज भेजती हैं। ये इमोशंस के साथ कनेक्ट हो करती हैं, पर ये कुछ ऐसे मैसेज भेजती हैं जो समाज में तुरंत त्वरित रूप से घुस जाता है और कहीं ना कहीं लोगों के मन को इंपैक्ट करता है कि यही चीज सही है, ऐसा ही करो। इनका कहना था, सिनेमेटिक इमेजरी ऑफ इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ जस्टिस बाय ए हीरो कॉप not only sends a wrong message in the society, plus also shows that he is actually impatient, or this whole system is impatient and is actually not following the due process of law। और जब लॉ का प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाएगा तब सिर्फ एनार्की एग्जिस्ट करेगी और कुछ नहीं। ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि एनार्की आज एक केस के लिए है, कल को हजारों केस ऐसे ही आएंगे, अनार्की ही सिर्फ बचेगी। इनका मानना यह भी था कि कई बार मूवीज में दिखाया जाता है कि कॉप तो बिल्कुल वेल अटायर्ड है एकदम, और शायद जो जस्टिस सिस्टम को दिखाया जा रहा है वो थोड़ा पुराना, दबा हुआ, मोटे चश्मों के साथ दिखाया जा रहा है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोर्ट्रे कर रहा है इनडायरेक्टली कुछ अलग इमेजेस को। हालांकि ये फिल्म है और एक्सप्रेशंस करने के अपने अपने तरीके हैं, इसमें आई नॉट गो टू मच एक्सटेंट ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि ये क्रिमिनल सिस्टम का, या फिर अगर आप देखिए कहीं भी दिखाया जा रहा है मूवीज में, तो कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे दिखाई जाती हैं। खैर, यहाँ पे जो मूवी का सीन था, सिंघम मूवी का जो इन्होंने जिक्र किया, इसमें लास्ट के सीन में एक क्रिमिनल है जिसको पकड़ के एक जगह सारे पुलिस वाले इकट्ठा होते हैं और रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। किस हद तक सही है, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब एक प्रश्न आता है दिमाग में कि क्या वाकई में हमारी जो मूवीज हैं, इंडियन सिनेमा, इसका कोई इंपैक्ट पड़ता है हमारे मानसिकता पर, हमारे सोशल इश्यूज पर? बिल्कुल पड़ता है। अगर आप समझेंगे, ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो हमारे इंडियन सिनेमा ने हमारे कल्चर को बहुत अच्छे रूप से दिखाया। एक मूवी याद आती है, अगर आपने देखा हो, नाट्यम। ये तेलुगु मूवी है, वैसे तो इसके डबिंग भी अवेलेबल है। ये नाट्यम मूवी दिखाती है कुचिपुड़ी डांसेस का पूरा सिनेरियो, कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, सब कुछ दिखाती है। तो आपके कल्चर को ही प्रमोट करती है मूवीज। ये यहां तक के सोशल इश्यूज के बारे में भी बताती है। बहुत सारी मूवीज है जो सोशल इश्यूज पे बनती हैं। आप देख सकते हैं, द ग्रेट इंडियन किचन मलयालम मूवी शोज प्रिवेलिंग हिडन डिस्क्रिमिनेशन एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ पेट्रियार्की अगेंस्ट द होम मेकर्स। बॉलीवुड मूवी शेरनी रिफ्लेक्ट्स इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो कहीं ना कहीं हमारे सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इश्यूज भी दिखाने के लिए बड़ी कारगर है और लोगों को अटैच करती है। इतना ही नहीं, आपने वॉर मूवीज देखी होगी, जैसे कारगिल था, उरी था। ये सब मूवीज कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट देती हैं, आपको सिचुएशन बताती हैं कि ऐसे सिचुएशंस में कैसे लोग वहां पे तैनात थे, उन्होंने क्या एक्शन लिया, ताकि आप भी इमोशनल हो सके, नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म आपके अंदर और आ सके। ये मूवीज कारगर होती हैं कुछ स्वभाव में तो, पर यही मूवीज कई बार गलत चीजों को भी दिखा सकती हैं। जैसे इन मूवीज में इंस्टेंट जस्टिस दिखाकर लोगों पे शायद एक इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है कि देखो, इंस्टेंट जस्टिस ही होना चाहिए। ये मूवी कोई नई नहीं है, आप शहंशाह की बात करेंगे या फिर सिंघम की बात करेंगे, दोनों ही मूवीज में इंस्टेंट जस्टिस दिखाया गया और वो भी पुलिस के द्वारा ही दिखाया गया है। और यहां पे बाकी पूरा रूल ऑफ लॉ बैक बेंच पे ले लेता है अपने आप को। खैर, इन चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इज द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेल। इन सब केसेस में आपको बता दें कि अब सिनेरियो भी चेंज हो रहे हैं। सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। आज से 100-150 साल पहले जो चीज को आप क्राइम का दर्जा देते थे, वो आज क्राइम नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे कि एलजीबीटी की अगर आप बात करें तो 150-200 साल पहले जब चर्च का मान लीजिए कहीं राज हुआ करता था, तो शायद वो इन चीजों को बिल्कुल क्राइम माना करते थे। क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी भी होता था कि लोगों को पेड़ों पर बांध के पत्थरों से मार मार के मार दिया जाता था, इंस्टेंट डिलीवरी दिया जाता था। ये लगभग 300-400 साल पहले की बात थी। आज ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि आज समाज बदल चुका है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। और सिविलाइजेशन का मतलब है जो इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें दिस दिस राइट ऑफ अ पर्सन हु इज चार्ज्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ
रीजनेबली हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। जिसके ऊपर आप चार्ज लगा रहे हैं उसका पूरा हक है, दायित्व है, राइट है कि वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे और आपसे वो मांगे कि मुझे अपने आप को कहने की अभिव्यक्ति मुझे चाहिए। हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट ही मस्ट डिफेंड हिमसेल्फ। It is like the journey of a state towards civilization. A more civilized society means more compassion towards a delinquent. जो गलती कर रहा है उसके तरफ मेरा कंपैशन है। और ये क्यों है? क्योंकि हम इंटीग्रेशन चाहते हैं, ना कि आइसोलेशन। जो क्राइम हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है हमें सब देखना चाहिए। अगर कई बार क्राइम फिट ऑफ एंगर में होता है, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं समाज में, तो जस्टिस सिस्टम हमारा उस हिसाब से वर्क करता है। अगर कोई ऐसा ही हीनियस क्राइम है तो कतई नहीं, वो उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। और इसी के हिसाब से हमारे सारे आईपीसी की धाराएं भी बनी हुई हैं। यहां पे एक रोल आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी, जिसने साफ बोला था, एंड द सुप्रीम कोर्ट दे बोथ हैव सेड एंड लेड डाउन प्रॉपर गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलो टू प्रिवेंट एनी मिसयूज ऑफ पावर बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जब आप अपने दायित्व से, जितना आपको अथॉरिटी दी गई है उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जितना उस माहौल को सूट करता था उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे होते हैं। भले ही आपको लॉ ने, कानून ने आपको बंदूक दे रखी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाएं। और एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने ही ओपिनियन रखा है कि आप जितना फोर्स चाहिए उतना ही लगाइए। अगर कोई इमिनेंट थ्रेट आपको लग रहा है तो अलग बात हो सकती है, परंतु आप जितना फोर्स रिक्वायर्ड है उतना ही लगाएं। और कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस है जिसको आप फॉलो करें इन ऑर्डर टू हैव एनी इन्वेस्टिगेशन और द पावर्स दैट हैव बीन गिवन टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। नॉट ओनली दिस, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स हियर। जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बात करते हैं, आखिर लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? जब आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भीतर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा, एक केस को सॉल्व होने में औसतन 15 से साल या 15 से 20 साल लग सकते हैं। पैसा अच्छा खासा जाता है। हो सकता है कई बार जो बेगुनाह होता है उसको बचाने के लिए हम लोग पूरे प्रयास करते रहते हैं और 10-12 साल इसी में निकल जाते हैं, वो तब तक जेल में ही रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्रिमिनल्स हैं, एविडेंस के अभाव में वो छूट भी जाते हैं। कुछ हमारे पास तथ्य जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। Less than 20% of the total people booked for criminal offenses are finally convicted. That's a pathetic number. अगर आप देखेंगे कि 100 लोगों के ऊपर अगर मैंने चार्ज लगाया, 20 लोगों के ऊपर ही कन्विक्शन हो पा रहा है, इसका मतलब है 80 के ऊपर कन्विक्शन साबित नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हमारी एफआईआर और चार्जशीट इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो कन्विक्शन कर पाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि वाकई में हम लोगों ने गलत चीजों को, हो सकता है, फायर किया हो या फिर फाइल किया हो और ये लोग वापस से एक्विट हो जाते हैं। Low rate of conviction points to some of the inefficiencies in the criminal justice system of the country. इसको दूर करने की पूरी कोशिश करनी जानी चाहिए ताकि लोगों के मन में वो रोष नहीं आए। इंस्टेंट जस्टिस की बात तब आती है जब लगता है कि 10-12 साल को ये केस चल रहा है, वो रोज मेरे सामने दिखता है, पर मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं, न्याय नहीं मिल पा रहा है मुझे, तब शायद इंस्टेंट जस्टिस की बात की जाती है। सेंचुरी ओल्ड इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज प्रमोटेड डिससैटिस्फैक्शन अमंग पीपल बिकॉज शायद जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इतना पुराना है और पुरानी पद्धतियों पे चलते आ रहा है, जिसको अभी हाल ही में बदलने की कोशिश भी की गई है। अब हमारे पास सीआरपीसी, आईपीसी नए तरीके से हमें दिखने वाले हैं। देखते हैं कितना बदलाव ये लेके आते हैं। पर हाँ, अगर कोई सिस्टम पुराना है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। A large number of guilty go unpunished. Now this is the trouble. अगर कोई गिल्टी है, किसी ने क्राइम किया हुआ है, वो अनपनिश्ड कैसे जा सकता है? ये बहुत ही गंभीर बात है। On the other hand, many innocent people remain as under trial prisoners, and I must give you a report now. According to National Crime Records Bureau, 67% of our total prison population comprises under trial prisoners who still do not have upon them approved charge, और वो अभी भी जेल में लैंग्विश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तो हमें अच्छा करना ही पड़ेगा। और जब तक ये अच्छा नहीं होगा, तब तक इंस्टेंट जस्टिस की आवाज कहीं ना कहीं से निकल के आने लगेगी, क्योंकि लोग इतने रोष में होते हैं। आपको इसके साथ ही एक चीज और बताना चाहेंगे कि सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस नहीं, हमें पुलिस रिफॉर्म की भी बात करनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म की बात बहुत पुरानी है, चलती आ रही, क्योंकि हमारे लॉज जो है पुलिस को जो गवर्न करते हैं वो काफी आर्केइक हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो नेशनल पुलिस कमीशन 1970-81 में भी कुछ आया था। एक रिबिरो कमीशन है 1998 का, जिसने सुझाव दिए थे पुलिस रिफॉर्म के लिए। मालीमठ कमेटी 2002-3 का क्रिमिनल जस्टिस के लिए और पुलिस के लिए दिया था। पद्मनाभैया कमेटी है 2000 की है। पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी है 2005-2006 में। सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त जजमेंट आता है, प्रकाश सिंह जजमेंट में उन्होंने काफी चीजें दी जो हम आपको आज बताने वाले हैं। 2007 में सेकंड एआरसी ने भी रिकमेंड किया था कि कैसे पुलिस को बिहेव करना है और ताकि पब्लिक के साथ अच्छा नेक्सस बन सके। 2015 में आज भी एक ड्राफ्ट कमेटी चल रही है जो कि कोशिश कर रही है पुलिस एक्ट को बदलने का, हालांकि अभी तक बहुत सफलता हाथ नहीं लगी है। पर क्वेश्चन ये है कि हमें क्यों चाहिए पुलिस रिफॉर्म, इसका भी जवाब हम आपको दे दें। जब लॉ
एंड ऑर्डर मैनेज करना और इन्वेस्टिगेशन करना दोनों को एक ही नजर से देखा जाएगा, तो वहां आपको समझना चाहिए कि मुझे पुलिस रिफॉर्म वाकई में चाहिए। जो इंसान इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके दिमाग में कुछ और चीजें होनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर रहा है उसके दिमाग में कुछ और होना चाहिए। दोनों की पढ़ाई अलग होनी चाहिए और दोनों का जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी अलग होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे होते हैं वही इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करते करते इनको समय लग गया, तो इन्वेस्टिगेशन तब तक धरा हुआ है, रुका हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डिलीवरी भी होनी है। तो चूंकि आप लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करते रह गए, आपने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, और चूंकि आपने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं तो आपका जस्टिस कोई जजमेंट भी नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ा इशू बनता है यहाँ पे। दूसरा देखें, अगर आप we have lot of vacancies, 24% vacancies were still there. I had an old data with me 2016 का डेटा, पर आज भी अगर आप बात करेंगे 24 से 30% तक स्टेट पुलिस में वैकेंसीज है। मतलब आप एक ही रिसोर्स को ओवरबर्डन करके बार बार यूज कर रहे हैं। According to police laws, both the central and state police forces are under the control of political executives. जब तक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का दबदबा बना रहेगा तब तक पुलिस आपकी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगी। Second, ARC has noted the police public relations are unsatisfactory in India because people view the police as corrupt. छवि ऐसी बन गई, सेकेंड ARC ऐसा बोलता है, छवि ऐसी बन गई है कि लोग सही से आपसे मिलना नहीं चाहते। इस नेक्सस को हमें सुधारना पड़ेगा। There is a threat to effective policing from the emerging threats of cyber attack, bio weapons today, which the police may not be capable of handling. इन सबको देखते हुए हमें चाहिए था एक बदलाव पुलिस रिफॉर्म का। 2006 का एक जजमेंट आता है, बड़ा ही प्यारा जजमेंट है ये, और इसने काफी चीजें बताई पुलिस रिफॉर्म के लिए। प्रकाश सिंह डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के, और इन्होंने अपने आप में एक पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी अगर आपको पुलिस रिफॉर्म सही से चाहिए। तो क्या चीजें बदलने की बात की थी, आपको जल्दी से बता दें। मेन डायरेक्टिव जो इस वर्डिक्ट में आया था वो था फिक्सिंग द टेन्योर एंड सिलेक्शन ऑफ डीजीपी। डीजीपी एक ऐसा पोजीशन है जिसको फिक्स करना पड़ेगा, तभी वो स्टेट को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक सही से चला पाएगा। अवॉइड सिचुएशंस वेयर ऑफिसर्स अबाउट टू रिटायर इन अ फ्यू मंथ्स आर गिवन द पोस्ट। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो कि रिटायर होने वाले हैं, आप उनको डीजीपी मत बनाइए। इन ऑर्डर टू एंश्योर नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अ मिनिमम टेन्योर वाज सॉट फॉर द आईजीपी, दैट इज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए, आईजी के लिए भी एक मिनिमम टेन्योर इंस्पेक्ट किया गया था। दिस इज टू एंश्योर दैट दे आर नॉट ट्रांसफर्ड। सुप्रीम कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स बीइंग डन। अब पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स कैसे होगी, एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनना चाहिए जो कि शायद वो अपने हिसाब से पोस्टिंग करे, सो दैट दिस इज एक्चुअली अलूफ, सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर्स थिंग। फर्दर देयर वाज द रिकमेंडेशन ऑफ सेटिंग अप स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बननी चाहिए, एंड ये एक प्लेटफॉर्म हो जहां पे कॉमन पीपल जाकर कंप्लेन कर सकें पुलिस एक्शन के खिलाफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस टू बेटर इंप्रूव पुलिसिंग। यही बात हमने अभी आपसे बताई। एंड इट आल्सो सजेस्टेड दैट द स्टेट सिक्योरिटी कमिशंस दैट वुड हैव मेंबर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी इन फॉर्मिंग अ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन और नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी बनने चाहिए ताकि एक रिप्रेजेंटेशन सही से हो सके और जो चीजें इंप्लीमेंट करने हैं उसको सही पे उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा सके। हालांकि आज का मुद्दा यह था कि क्या इंस्टेंट जस्टिस होना चाहिए। देखिए, विश्वास मानिएगा, अगर एक बार ये चालू होता है तो इसको खत्म करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कोई इसको खत्म कर पाए। हालांकि रूल ऑफ लॉ इज अ थिंग दैट इज परपेचुअल, मस्ट एग्जिस्ट एंड इट मस्ट गो ऑन, वी मस्ट ऑल रिस्पेक्ट इट। हर जजमेंट में, हर कमीशन ने, हर कमिटी ने एक ही चीज बोली है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि इंस्टेंट जस्टिस कभी भी न्याय कर पाएगा। इज इट दैट यू आर डिलीवरिंग सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस टू एनीवन? क्या आपको ऐसा लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉ का मतलब अगर आप समझते हैं तो आप जरूर इसको बता पाएंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, 333 लर्नर्स ऑलरेडी रैंक पा चुके हैं, अगली बारी आपकी हो सकती है, जुड़िएगा जरूर सीएमसी कोड पर। और आपके लिए एक ऑफर अभी चल रहा है, सीएमसी कोड पर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपको 1 साल हमारी तरफ से फ्री है। अगर आप 9 महीने का लेंगे तो 3 महीने का फ्री है। यू कैन ट्राई टू सूट इन दिस। प्लस वी हैव आवर बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और पीटी अब आ चुका है तो उसके लिए भी तैयारी करनी है, सीएमसी कोड पर लाभ ले लीजिए। फाउंडेशन बैच हमारा 2025 के लिए चल रहा है, 16 सितंबर से आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे भी हमारे साथ। और हमारा कॉम्बैट होने वाला है कल, इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करिए, सीएमसी कोड डालिए और रजिस्टर कर लीजिए। आपको ये भी बता दें, ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है और हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। सीएमसी कोड याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक